Good morning, everyone. Let us come to the next class, our nomenclature of organic compound containing functional group in advanced level. But before going for any details further, I would like to discuss some comments coming out from your side. कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ एक दो डिस्कशन करने की बात है, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लूं, फिर आगे की पढ़ाई हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए तीन अलग अलग तरीका है, वो थोड़ा समझना होगा। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH OH CH2 CH2 CH3, इसको कॉन्डेंस फॉर्मूला कहते हैं, एक तरीका है। दूसरा है स्केलेटन फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले क्लास में आपके साथ चर्चा करी थी, ये इसको स्केलेटन फॉर्मूला कहते हैं। और तीसरा है लाइन स्केच फॉर्मूला। इन तीनों ही इंफॉर्मेशन से आपको रूबरू होना होगा, समझना होगा ये क्या मैसेज दे रहा है। तो पहले मैं ये बता दूं, इस ढंग से भी नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है, और ये तो मैंने चर्चा पिछले क्लास में किया ही था, आपने देखा होगा। और ये तीसरा है लाइन स्केच फॉर्मूला। तो यहाँ एक परेशानी, बच्ची को परेशानी है, क्या है मतलब नहीं समझे। तो देखिए बेटा, ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, सारे पॉइंट कार्बन समझे जाते हैं। जहां भी पॉइंट होगा वो कार्बन कहलाएगा। मतलब यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब कार्बन है, ये समझना होगा। ये तीन तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैंने एक ही तरह बताया था, ये दोनों भी आप समझ लें। आप इसको कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला कहते हैं, इसको स्केलेटन फॉर्मूला कहते हैं, और इसको लाइन स्केच फॉर्मूला कहते हैं। ये तीनों ही फॉर्मूला, तीनों ही टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना होगा। मैं एक बार फिर इसका मीनिंग बताऊं। ये स्केच लाइन फॉर्मूला, जो पॉइंट सब है वो सब कार्बन कहलाते हैं। यहाँ मान लीजिए OH लगा हुआ है तो ये कार्बन नहीं हुआ, यहाँ लगा हुआ है तो जैसे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कार्बन है। और कार्बन की बाकी वैलेंसियों में हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये अंडरस्टूड है, ये बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेडिशन है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल और जो रूल्स अभी तक आपको बताया गया है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, वट एवर द बुक यू हैव गॉट, आप उससे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन सब, अगर आप 11-12 या नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप NCERT में जो एक्सरसाइज दिया उसको जरूर से बनाएं। एक एक प्रॉब्लम आपको बनेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अपने तरफ से। अगर कोई परेशानी होगी तो व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे 2-3 कमेंट्स हमको आया था, वो मैंने आपके सामने प्लेस किया है। ठीक है, तो जो भी कमेंट्स होगा आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तक जो एग्जाम्पल्स रूल्स हमने बताया है दो चीज़ों का, एक नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और दूसरा मैंने बताया है नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल कंपाउंड। तो ये दो पार्ट मैंने जो बताया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ परेशानी होगी वो हमसे पूछेंगे, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है और कोई परेशानी नहीं है। आपके हर व्हाट्सएप का आंसर किया जाएगा और इंटरटेन करेंगे। हम सिर्फ इसी के लिए हैं, पढ़ना और पढ़ाना ही मेरा काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। तो आराम से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उस पर आपको प्रैक्टिस करने की खास ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको बहुत हासिल कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर से प्रैक्टिस करें आप। क्योंकि एक कविता हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में, आपने भी पढ़ा होगा शायद, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। मीनिंग थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, जो नन हिंदी भाषी हैं वो थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझाऊं इसका मीनिंग क्या है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पानी कुएं से निकाला जाता था। आपने शायद देखा नहीं हो, कहानी में सुना होगा। कुआं का चबूतरा पत्थर का बना होता था, एक लोहे का बाल्टी लेते थे हम लोग और उसमें रस्सी लगा करके डालते थे और रस्सी के सहारे बाल्टी को खींचते थे तो पानी बाहर आता था। कुएं से पानी निकालने का ये तरीका हमारा प्राचीन तरीका है हमारे देश का। तो आप कुएं के बगल में जाकर देखेंगे, ये रस्सी
पटुआ का बना होता है, और ये चबूतरा का जो सिल है कुआं का, वो पत्थर का बना होता है। तो इन दोनों में मजबूत कौन है? जाहिर सी बात है, ये सिल पत्थर का जो चबूतरा है वो रस्सी के तुलना में बहुत ही मजबूत है। लेकिन वही मुलायम रस्सी उस पत्थर के ऊपर से घिस करके रोज जाना आना करते करते उस सिल पर भी निशान बनाकर छोड़ देता है। उसी बात को कवि कहता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करके, करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते करते जड़मति जो मूर्ख आदमी है वो भी सुजान मतलब ज्ञानवान बन सकता है। अभ्यास करके महामूर्ख आदमी भी महापंडित बन सकता है। जो कहता है करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, मतलब महामूर्ख भी महापंडित बन सकता है अभ्यास करके। तो जैसे कुएं पर वो रस्सी के रगड़ से, मुलायम रस्सी के रगड़ से कुआं जो सिल का बना हुआ होता है उसका चबूतरा, उस सिल को भी काट देता है। तो रस्सी की औकात है पत्थर को काट दे, लेकिन अभ्यास करके उसको भी काट देता है। तो इस बात को आप दिमाग में रखें। तो बहुत कुछ करना है आपको जीवन में, तो सबसे पहले आपको अभ्यास करना होगा। इसीलिए शायद कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, अभ्यास करके महामूर्ख महापंडित बन सकता है, जैसे कि मुलायम रस्सी सिल को भी काट देता है। प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। जी हाँ, तो आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन अभी तक दिया गया है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। वट एवर द बुक यू हैव, जो भी किताब आपके पास है उसमें नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। जहाँ परेशानी होगी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आप बेझिझक आपसे हमसे क्वेश्चन जब आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अभ्यास से ही आपका ब्रेन जो है डेवलप होगा। जैसे आप जानते हैं आपका शरीर का विकास, शरीर को तंदुरुस्त बनाना है तो क्या करते हैं? एक्सरसाइज। तो ब्रेन को भी अगर तंदुरुस्त बनाना है, ब्रेन को बेहतर करना है, तो आपको एक्सरसाइज करना होगा। तो सवाल उठता है ब्रेन का एक्सरसाइज होगा कैसे? तो ब्रेन का एक्सरसाइज, ये रिसर्च इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन का एक्सरसाइज होता है लिखने और पढ़ने से। अब जितना पढ़ोगे जितना लिखोगे उतना ही ब्रेन का एक्सरसाइज होगा और आप बेटर और बेटर हो सकते हो। तो मैंने फिर वही बात कहा, अभ्यास या प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन खुलेगा और आप शार्प और शार्प और शार्पर होते चले जाओगे। इसलिए बाबू मेरे, ख्याल रखें, जो भी पढ़ाई होती है उस पर एक्सरसाइज आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आप अमल ज़रूर करेंगे, बड़े ही भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। प्रैक्टिस आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है, शायद इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करने से ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च इन्फॉर्मेशन है। हाँ, तो मैंने कहा पढ़ने और लिखने से ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लिखना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, मन नहीं भी है तो आप पढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन लिखना है अगर है तो आपका ब्रेन कंसंट्रेट होगा। जैसे मान लीजिए आपको अपने बारे में ही लिखना है, आप कौन है, आपके पिता का नाम क्या है, अपना परिचय लिखना है 10 लाइन। तो जैसे ही कलम उठाकर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, ब्रेन एक्सरसाइज होगा उसी में। तो पढ़ना और लिखना दोनों से ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, लेकिन लिखने से ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज आप स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, जिसके सहारे आप कोई भी जंग आसानी से जीत सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, आपका ब्रेन और शार्पर होता जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस का मैं आपके सामने प्लेस करता हूँ। थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, 2 मिनट थोड़ा सा आपको मोटिवेट मैं कर दूँ। पढ़ाई की बातें तो होती हैं और होती रहेंगी। हमारे देश में एक बड़ा ही पागल एथलीट था, नाम सुना होगा शायद। नाम था उनका मेजर ध्यानचंद। नाम सुना होगा शायद आपने। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे। जी हाँ, आज जो अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। कितना जुनूनी इंसान था, जरा सोचिए आप। वो हॉकी खेलते थे, हॉकी का बैट होता है ना, बैट बॉल से प्रैक्टिस करते थे। तो मान लीजिए आपको हॉकी खेलना हो, प्रैक्टिस करना हो, तो आप कहाँ करोगे प्रैक्टिस? फील्ड में चले जाओगे, बैट बॉल को नचाओगे और प्रैक्टिस करोगे।
जी हाँ, लेकिन वो पागल आदमी, मैं पागल आदमी ही कहूँगा, जुनूनी आदमी कहूँगा, पागल कहना अतिशयोक्ति होगी, मैं उनको जुनूनी आदमी कहूँगा। जानते हैं आप वो प्रैक्टिस कहाँ करते थे? रेल के पटरी पर प्रैक्टिस करते थे। रेल का पटरी देखा है आपने? देखा है ना कितना चिकना होता है? उस पर बॉल रखते थे और बैट से उसको नचाते थे और उस पटरी से बॉल को गिरने नहीं देते थे। एक एक किलोमीटर उस बॉल को लेकर जाते थे और एक एक किलोमीटर लौटा कर लाते थे और कभी उस पटरी से बॉल को गिरने नहीं देते थे। कितना जुनून था उस आदमी को और कैसा प्रैक्टिस किया रहा होगा उस आदमी ने, जरा सोचिए तो। समझते हैं आप भी जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करना होगा तो हॉकी का बैट और बॉल लेकर आप चले जाओगे फील्ड में, लेकिन वो आदमी कितना जुनूनी था कि रेल की पटरी पर प्रैक्टिस करता था बॉल को लेकर के। और पटरी कितना चिकना स्पेस है, उस पटरी से बॉल को गिरने नहीं देते थे। ये था प्रैक्टिस का जलवा। जहाँ भी वो मैच खेलते थे ना, जहाँ मैच खेलते थे तो वहाँ लोग को शक होता था कि इनके बॉल और बैट के बीच में कोई चुंबकीय आकर्षण का गुण जरूर होगा। उनके बैट को चेक किया जाता था कि कहीं इसके बैट में चुंबक तो नहीं लगा, क्योंकि उनके बैट से बॉल को अलग करना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था उनके ज़माने में। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ध्यान रखेंगे आप। तो ये कहानी मैंने सिर्फ इसीलिए आपको सुनाया कि जो आपने पढ़ाई पढ़ा है वो कामयाब या बेहतर आपके लिए सिर्फ तभी होगा जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। कोई भी बुक आपके पास है, उसका कोई बाइंडिंग नहीं है ऐसी बुक से करें, लेकिन अगर 11 12 और नीट के आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से ज़रूर करेंगे आप, और एनसीईआरटी को ही बखूबी फॉलो करेंगे। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन आपको मिल ही जाएगा किसी न किसी रूप में। तो आइए मैं आपको बताऊं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में नोमेनक्लेचर करने का क्या है तरीका, काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन है इसमें आपको, आपके लिए। आइए आपके इंतज़ार को मैं ख़त्म किए देता हूं और एडवांस लेवल का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। नोमेनक्लेचर इन एडवांस लेवल। एडवांस लेवल के नोमेनक्लेचर से हमारा क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन कम से कम नीट में और आईआईटी में पूछेगा। 11 12 में इतना टफ क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी करने वाले नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। थोड़ा सा भी इसमें चूक अगर हो तो आप गलती कर सकते हैं। और हर साल नीट में कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर का 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, नीट के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। चार एक क्वेश्चन पूछे तो 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन पूछे तो 8 मार्क्स, ये बहुत बड़ी बात हुई। तो आइए एडवांस लेवल में नोमेनक्लेचर क्या पढ़ना है आपको, क्या जानकारी आपको यहाँ से इकट्ठा करना है, मैं आपको बताऊं। कहता है 2 फंक्शनल ग्रुप की चर्चा की जा रही है यहाँ। आपका परिचित फंक्शनल ग्रुप, एक का नाम है एसिड, पहचान रहे हैं आप, और दूसरा है अल्डिहाइड। ये 2 फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा अहमियत दिया गया है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। ये आप कहिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कौन कौन सा ग्रुप? एसिड और अल्डिहाइड। फर्स्ट सिटीजन की बात मैंने कहा है, थोड़ा सा शब्दों के अहमियत पर ध्यान देंगे आप। फर्स्ट सिटीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड और अल्डिहाइड। ये काफ़ी ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप है और इनके साथ आपको ऑनर के साथ पेश आना होगा। इनके शख्सियत में कोई भी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। समझे आप हम आपको कहना क्या चाहते हैं? कहता है द एसिड और अल्डिहाइड ग्रुप मस्ट बी at the end of carbon chain. एसिड और अल्डिहाइड ग्रुप मस्ट बी, मैंने कहा एम्फेसिस देकर, मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन एंड इट्स पोजीशन is always one. I am giving emphasis, always one. Let us mind it.
एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप, दो ग्रुप की चर्चा हो रही है यहाँ, सिर्फ दो ग्रुप। कौन कौन सा? एसिड और एल्डिहाइड। मस्ट बी एट द एंड ऑफ कार्बन चेन एंड इट्स पोजीशन इज ऑलवेज 1। जी हाँ, किसी कार्बन चेन में एसिड लगा हुआ है या एल्डिहाइड लगा हुआ है तो हमेशा कार्बन चेन के एंड में होगा और इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइए मैं दिखाऊं, जैसे कोई कार्बन चेन है यहाँ और इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हमेशा एंड में होगा और नंबरिंग हमेशा एसिड के कार्बन से ही शुरू करना होगा। इसमें कोई भी कोताही नहीं करने का है। अगर मान लीजिए एसिड ग्रुप बीच में नहीं लगा हो, सॉरी एंड में नहीं लगा हो, बीच में लगा हो, तब भी आपको ये काम ही करना होगा। कौन सा काम? जहां एसिड लगा हुआ है यू मस्ट स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम वेरी कार्बन ऑफ एसिड, वहीं से नंबरिंग होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रूल नहीं चलेगा। जैसे ही एसिड और एल्डिहाइड ग्रुप किसी कार्बन चेन में लगे होते हैं, अभी तक जो भी रूल आपने पढ़ा है ये सारे रूल दरकिनार कर दिए जाएंगे, इनकी कोई भी बिसात नहीं चलेगी इनके सामने। जी हाँ, इसीलिए मैंने इनको प्रथम नागरिक कहा था, फर्स्ट सिटीजन कहा था, ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप कहा था, ठीक है। जहां लगे होंगे यू मस्ट स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम वेरी कार्बन ऑफ एसिड और वेरी कार्बन ऑफ एल्डिहाइड। मतलब एसिड ग्रुप एंड में लगा हो या बीच में लगा हो या कहीं लगा हो, वहीं से आपको नंबरिंग करना होगा। जितने भी रूल आपने पढ़ा है, क्लोजेस्ट रूल, सीनियरिटी रूल, अल्फाबेटिकल रूल, लोएस्ट सम रूल, ये सारे रूल जो है दरकिनार, इनकी कोई औकात नहीं होगी इनके शख्सियत के सामने। जैसे मैं नंबरिंग करके दिखाता हूं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ नंबरिंग करना है। क्लोजेस्ट रूल यहाँ से, खबरदार ये गुस्ताखी करने की इजाजत आपको नहीं है। कहाँ से नंबरिंग होगा? वेरी कार्बन ऑफ एसिड लाइक 1 2 3 4 5। देखिए क्लोजेस्ट रूल फेल हो गया, पेरिन कार्बन चेन रूल फेल हो गया, ये सारे रूल फेल कर गए। मैं आपको याद दिला दूं, मैं बड़ा ही जोर देकर इस बात को आपके सामने प्लेस कर रहा हूं। दो फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे, कौन कौन सा? एसिड और एल्डिहाइड हमेशा कार्बन चेन के अंत में होगा और इनका पोजीशन हमेशा 1 होगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं करने का है, ठीक है। मतलब जो भी रूल आपने पढ़ा ये सारे रूल दरकिनार हो जाएंगे जैसे ही कार्बन चेन में एसिड या एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अब नेमिंग करना है, कैसे नेमिंग करेंगे? 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं या हेक्सेन कहते हैं, ये हटा देना होगा और एसिड के लिए ओइक जोड़ते हैं, ओइक हेक्सेन ओइक एसिड नाम होगा। पोजीशन 1 ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसका पोजीशन हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था ये ऑनरेबल फंक्शनल ग्रुप है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक समझते हैं? जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के गाड़ी में कोई नंबर प्लेट नहीं होता है BR06PD और 1 2 3 4, नॉट लाइक दैट, ठीक है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी में चलने का इजाजत सिर्फ प्रथम नागरिक को होता है। आपने राष्ट्रपति के गाड़ी का नंबर प्लेट देखा है? नंबर प्लेट की जगह अशोक स्तंभ लगा होता है, कोई नंबर प्लेट नहीं होता, ठीक है। उसी तरह ये एसिड ग्रुप भी क्या है जी? क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे हेक्सेनोइक एसिड। नीड नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इट्स पोजीशन बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स पोजीशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। जी हाँ, जहां लगे होंगे वहीं से आपको नंबरिंग शुरू करना होगा। हमें इसको पढ़ाते वक्त एक डायलॉग याद आता है अमिताभ बच्चन का, जिसमें अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं? हम कभी लाइन में खड़े होते नहीं हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। जी हाँ, ऐसा ही है। देख लीजिए, यहाँ से लाइन शुरू हुआ ना, ये बीच में खड़ा है, यहीं से लाइन शुरू होगा, क्योंकि ये कभी लाइन में लगते नहीं है, जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है। तो मैंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया, ये भूलने की बात तो नहीं होनी चाहिए और गलती से कहीं यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो इनके ऑनर में गुस्ताखी हो जाएगा, ठीक है, और ये बात ना काबिले बर्दाश्त होगा। तो आइए, ऊपर वाले का नाम तो हेक्सानोइक एसिड लिखा, इसका नाम ये ब्रांच हो जाएगा कट करके, पेरिन कार्बन चेन कट करके ब्रांच हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है
ये ब्रांच ब्रांच इसके सामने कोई माने नहीं रखता है, तब इसका नाम हो जाएगा ऐसे 2 इथाइल। 2 इथाइल और 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन, और उसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड, है ना बाबू। तो इस रूल को आप शायद बेहतर समझ रहे हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जोड़ दे करके। 2 फंक्शनल ग्रुप की चर्चा की गई है, कौन कौन सा, एसिड और एल्डिहाइड। इनके बारे में कहता है कि हमेशा कार्बन चेन के अंत में होगा और इनका पोजीशन हमेशा 1 होगा। अगर ये कार्बन चेन के बीच में लगे हो तो वही को एंड मान लेंगे और वही से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और अमिताभ बच्चन के उस डायलॉग को याद रखेंगे, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, ठीक है, हम कभी लाइन में लगते नहीं हैं। तो जहाँ लगा होगा वही 1 मान करके आपको नंबरिंग करना होगा। ऑनरेबल फंक्शन ग्रुप है, इसको ऑनर के साथ आपको पेश आना होगा। जी हाँ, नोटिस को कीजिए। फिर सेम कहानी आपको अल्डिहाइड के साथ भी अपनाना है। जैसे कोई कार्बन चेन है और इसमें अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बेधड़क यू मस्ट स्टार्ट योर नंबरिंग फ्रॉम वेरी कार्बन ऑफ अल्डिहाइड लाइक 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन का ई हटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे अल, हेक्सेनल। पोजीशन 1, नीड नॉट रिक्वायर टू मेंशन। यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा। तो सिर्फ आप हेक्सेनल लिख करके ही छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक इसी प्रकार किसी कार्बन चेन में अगर अल्डिहाइड ग्रुप बीच में लगा हुआ तो क्या करोगे आप, करना क्या है, अमिताभ बच्चन के डायलॉग को याद रखना है और वही से नंबरिंग करना है, क्योंकि लाइन में कभी खड़े होते नहीं। कुछ इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 2 इथाइल और 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंटेन और उसमें जोड़ देंगे अल, पेंटेनल। जी हाँ, ये हुआ इस कंपाउंड का नेम। तो एडवांस लेवल में पहली बात मैंने करा है, आपके सामने रखा है, आपके सामने 2 फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करते हुए। कौन कौन सा, एक एसिड और दूसरा अल्डिहाइड। ये हमेशा पेरेंट कार्बन चेन के अंत में होगा। अगर मिडिल में है तो उसी को एंड मान करके हम नंबरिंग शुरू करेंगे और नेमिंग करेंगे। ओके, तो नोट इट डाउन प्लीज। तो एडवांस लेवल में पहला रूल है जो एसिड और एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को सिखलाती है, ठीक है।